जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो ज़्यादातर डिस्कशन रिएक्टर या पावर प्लांट पर जाकर रुक जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा और बेसिक लेवल पर देखें तो पूरा न्यूक्लियर सिस्टम एक ही चीज़ पर ग्राउंड घूमता रहता है, वो है न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल्स कोई सिंपल रॉ मटेरियल्स नहीं है, ये एक हाईली इंजीनियर्ड मटेरियल्स होता है जिसका डिज़ाइन, कंपोजिशंस और जियोमेट्री पे रिएक्टर की सेफ्टी, परफॉर्मेंस और लाइफ टाइम डिपेंड करती है। न्यूक्लियर फ्यूल का काम सिर्फ एनर्जी जनरेट करना नहीं होता है, इसी फ्यूल के थ्रू रिसर्च रिएक्टर्स ऑपरेट होते हैं, मेडिकल आइसोटोप प्रोड्यूस होते हैं और एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज डेवलप होती है। इस लेक्चर सीरीज में हम न्यूक्लियर फ्यूल को रिएक्टर के अंदर डालने वाली चीज़ के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि एक मटेरियल इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम के में समझेंगे। जब हम न्यूक्लियर फ्यूल फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं माइक्रोन लेवल डायमेंशन कंट्रोल, केमिकल प्योरिटी, इरेडिएशन बिहेवियर, ऑफ सेफ्टी बाई डिज़ाइन फिलोसफी की। कोल जैसे फ्यूल्स के साथ आप साइज और शेप को लेके फ्लेक्सिबल हो सकते हो, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल के साथ ये पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर पेलेट, हर फ्यूल पिन और हर असेंबली केयरफुली डिज़ाइन होती है, क्योंकि छोटा से डेविएशन भी रिएक्टर बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूल्स को समझना, उसका डिज़ाइन, उसका फैब्रिकेशन और उसका लाइफ साइकिल बहुत जरूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में रिएक्टर ऑपरेशन या न्यूक्लियर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं। इस फर्स्ट स्लाइड के साथ हम एक क्लियर फाउंडेशन सेट कर रहे हैं। न्यूक्लियर सिस्टम्स को समझने के लिए हमें फ्यूल से शुरू करना होगा। अगर आगे के स्लाइड में हम देखेंगे फ्यूल की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट रिएक्टर्स के लिए डिफरेंट फ्यूल्स क्यों चाहिए और इंडिया पे अपना फ्यूल प्रोग्राम्स कैसे सिस्टमेटिकली डेवलप किया गया है। हमने पिछले स्लाइड में देखा है कि न्यूक्लियर फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है, बल्कि एक इंजीनियर्ड मटेरियल सिस्टम है। अब यहाँ पे एक फंडामेंटल सवाल है, न्यूक्लियर फ्यूल इतना स्पेशल क्यों है? कोल, ऑयल या गैस जैसे कन्वेंशनल फ्यूल्स में एनर्जी केमिकल रिएक्शन से आती है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और वहाँ से एनर्जी मिल रही है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल के केस में एनर्जी एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर से आती है, फिशन के थ्रू। तो एक सिंगल यूरेनियम एटम का स्प्लिट होना केमिकल रिएक्शन के कंपैरिजन में मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। इसी वजह से न्यूक्लियर फ्यूल की एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा फ्यूल सालों तक रिएक्टर को पावर दे सकता है, लेकिन इसी एडवांटेज के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब एनर्जी इतनी कंसनट्रेटेड होती है तो फ्यूल का शेप, साइज और मटेरियल्स बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूल को हम रैंडम साइज में या इरेगुलर शेप में यूज़ नहीं कर सकते। हर पेलेट, हर फ्यूल पिन, हर असेंबली को इसी तरह डिज़ाइन किया जाता है कि हीट स्मूथली कूलेंट तक ट्रांसफ़र हो और कोई ओवर हीटिंग ना हो। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूल फैब्रिकेशन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है, ये डायरेक्टली रिएक्टर सेफ्टी सिस्टम का हिस्सा होता है। अगर फैब्रिकेशन में छोटा सा डिफेक्ट भी रह जाए, चाहे वो डायमेंशन का हो, कंपोजिशन का हो या माइक्रो स्ट्रक्चर का हो, तो उसका इफेक्ट रिएक्टर परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों पर पड़ सकता है। आगे के स्लाइड में हम इसी बात को और डिटेल में देखेंगे, कैसे डिफरेंट रिएक्टर्स के लिए डिफरेंट फ्यूल्स चूज़ किया जाता है और इंडिया पे अपना फ्यूल स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप किया है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल्स फंडामेंटली डिफरेंट है। तो अगला लॉजिकल सवाल है, प्रैक्टिकली इसका फ़ायदा क्या है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा है एनर्जी डेंसिटी। न्यूक्लियर फ्यूल एक छोटा सा पेलेट जो साइज में उंगली के टिप जितना होता है, वो कोल के टॉन्स के बराबर एनर्जी दे सकता है। इसका मतलब ये है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए रोज़ रोज़ फ्यूल लाने की ज़रूरत नहीं होती है। कोल बेस्ड प्लांट्स में आपको डेली ट्रेन, स्टॉक्स और लार्ज स्टोरेज यार्ड्स चाहिए होता है। न्यूक्लियर प्लांट्स में कुछ लिमिटेड फ्यूल असेंबलीज को सालों तक सेफली ऑपरेट किया जा सकता है। ये फ्यूल लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन रिस्क और लैंड रिक्वायरमेंट को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर देता है। अब एनवायरमेंटल एंगल से देखें तो न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशन के दौरान CO2 एमिट नहीं करते। लाइफ साइकिल एमिशंस माइनिंग से लेकर डीकमीशनिंग तक भी कोल के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलायबिलिटी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कैपेसिटी फैक्टर यूजुअली 90% से ज़्यादा होता है। इसका मतलब है ये प्लांट लगभग पूरे साल फुल पावर से ऑपरेट करते हैं, बिना वेदर पर डिपेंड किए। ये सब एडवांटेजेस तभी पॉसिबल होते हैं जब फ्यूल प्रॉपर्ली डिजाइंड और फैब्रिकेटेड हो। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूल्स का परफॉर्मेंस सिर्फ फ्यूल का नहीं होता है, वो पूरे सिस्टम का परफॉर्मेंस होता है। हमने देखा कि अगले स्लाइड में हम ये देखेंगे कि इतनी पावरफुल फ्यूल को हैंडल करने के लिए कोल फैब्रिकेशन और सेफ्टी का रोल अब ज़्यादा क्रिटिकल क्यों हो जाता है कि इतनी पावरफुल चीज़ को सेफ कैसे बनाया जाता है। न्यूक्लियर इंडस्ट्री में फ्यूल को हम सिर्फ एनर्जी सोर्स नहीं मानते, फ्यूल खुद एक एक्टिव सेफ्टी कंपोनेंट होता है। फ्यूल का शेप, उसका साइज और उसका मटेरियल्स बिहेवियर डायरेक्टली डिसाइड करता है कि हीट कैसे कूलेंट तक ट्रांसफर होगी और रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर कैसे बिहेव करेंगे। इसलिए फ्यूल फैब्रिकेशन में प्रिसीजन ऑप्शनल नहीं होता है। माइक्रोन लेवल पे डायमेंशनल कंट्रोल किया जाता है। केमिकल कंपोजिशन स्पेशली इम्प्योरिटीज़ बहुत टाइटली रेस्ट्रिक्टेड होता है। एक और क्रिटिकल इंटरफेस होता है फ्यूल और क्लैडिंग के बीच का इंटरेक्शन। क्लैडिंग फ्यूल को कूलेंट से आइसोलेट करता है और फिशन प्रोडक्ट्स को कंटेन करता है। अगर फैब्रिकेशन में कोई डेविएशन हो, चाहे पेलेट डायमीटर और डेंसिटी हो या माइक्रो स्ट्रक्चर, तो वो हीट ट्रांसफ़र को डिस्टर्ब कर सकता है और लोकल हॉटस्पॉट्स
क्रिएट कर सकता है। न्यूक्लियर सिस्टम्स में हम एक्सीडेंट्स को बाद में हैंडल करने के बजाय डिज़ाइन स्टेज में ही प्रिवेंट करने की फिलोसफी फॉलो करते हैं। इस वजह से फ्यूल फैब्रिकेशन को हम एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से ज़्यादा सेफ्टी इंजीनियरिंग एक्टिविटी के रूप में देखते हैं। अगले स्लाइड में हम ये देखेंगे कि इसी रिक्वायरमेंट को चलते डिफरेंट रिएक्टर्स के लिए डिफरेंट टाइप्स का फ्यूल कैसे डेवलप किया गया है। सो अब हम एक बहुत बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकते हैं, एक अच्छा न्यूक्लियर फ्यूल एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है थर्मल परफॉर्मेंस। जब न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर फिशन होता है तो हीट फ्यूल के सेंटर में जनरेट होती है। ये हीट एफिशिएंटली पेलेट से क्लैडिंग और फिर कूलेंट तक जाना चाहिए। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए और ऑपरेशन के दौरान उसमें कोई फेज चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि न्यूट्रॉनिक बिहेवियर। फ्यूल ऐसा होना चाहिए कि वो चेन के को स्टेबल तरीके से मेंटेन करे। या हम ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं जैसे न्यूट्रॉन इकोनॉमी, जिसमें फ्यूल को ईटा वैल्यू ज़्यादा हो और अल्फा वैल्यू कम हो, मतलब कम न्यूट्रॉन वेस्ट हो और रिएक्टर एफिशिएंटली ऑपरेट करे। अब तीसरा एस्पेक्ट आता है मैकेनिकल और केमिकल स्टेबिलिटी। रिएक्टर का अंदर फ्यूल सालों तक रेडिएशन, टेम्परेचर और स्ट्रेस फेस करता है। सो फ्यूल का शेप मेंटेन करनी होती है। एक्सेसिव सोइलिंग या क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए और क्लैडिंग या कूलेंट से साथ कोई अनवांटेड केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूल को फिशन प्रोडक्ट को अपने अंदर रिटेन करना होता है ताकि वो प्राइमरी बैरियर के अंदर ही रहे। इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूल का सिलेक्शन एक सिंगल प्रॉपर्टी पे बेस नहीं होता है, ये एक बैलेंस्ड ऑप्टिमाइजेशन होता है थर्मल, न्यूट्रॉनिक, मैकेनिकल और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के बीच में। अगले स्लाइड में हम इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि क्यों न्यूक्लियर फ्यूल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सिरेमिक, मेटालिक और डिस्पर्सन फ्यूल्स ऐसे। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि एक अच्छा न्यूक्लियर फ्यूल कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। अब नेचुरली एक सवाल आता है, अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर है तो फिर अलग अलग टाइप्स के न्यूक्लियर फ्यूल्स क्यों है। इसका सिंपल आंसर है सारे रिएक्टर एक जैसे नहीं होते। सबसे कॉमन कैटेगरी है सिरेमिक फ्यूल्स, इसमें ऑक्साइड फ्यूल जैसे UO2 और फास्ट रिएक्टर के लिए कार्बाइड और नाइट्राइड फ्यूल्स आते हैं। सिरेमिक फ्यूल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और इरेडिएशन स्टेबिलिटी। दूसरी कैटेगरी में आता है मेटलिक फ्यूल, ये यूरेनियम या प्लूटोनियम का एलॉयज होते हैं जैसे UPU जिरकोनियम सिस्टम्स। मेटलिक फ्यूल्स का फ़ायदा होता है कि इसमें फिशाइल एटम डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और थर्मल कंडक्टिविटी भी सिरेमिक फ्यूल्स के से काफ़ी बेटर होती है, इसलिए ये फास्ट रिएक्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं। तीसरी कैटेगरी है डिस्पर्सन फ्यूल्स। यहाँ फ्यूल एक कंटिन्यूअस सॉलिड नहीं होता है बल्कि छोटे छोटे फ्यूल पार्टिकल्स को एक मैट्रिक्स के मटेरियल के अंदर डिस्पर्स किया जाता है। इसका यूज़ स्पेशली रिसर्च रिएक्टर और हाई फ्लक्स रिएक्टर में होता है जहाँ हीट रिमूवल और डायमेंशनल स्टेबिलिटी बहुत क्रिटिकल होती है। तो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में एक ही फ्यूल सब जगह काम नहीं करता है। फ्यूल का सिलेक्शन डिपेंड करता है रिएक्टर के न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम, पावर डेंसिटी और कूलिंग फिलोसफी पर। आगे के स्लाइड में हम इन तीनों फ्यूल की कैटेगरीज को डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि इंडिया ने अपना रिएक्टर और फ्यूल प्रोग्राम कैसे स्ट्रेटेजिकली डेवलप किया है। अब हम यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कनेक्शन समझ लेते हैं, रिएक्टर का टाइप और फ्यूल डिज़ाइन का एक दूसरे से डायरेक्टली कैसे लिंक्ड होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम का। थर्मल रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन स्लो होते हैं जबकि फास्ट रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स हाई एनर्जी के होते हैं। फ्यूल को इसी न्यूट्रॉन एनवायरनमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है। जो फ्यूल थर्मल रिएक्टर्स में स्टेबल होता है वो फास्ट रिएक्टर में सेम तरीके से बिहेव नहीं हो करेगा। दूसरे फैक्टर है पावर डेंसिटी और हीट फ्लक्स। रिसर्च रिएक्टर्स में स्पेशली हाई फ्लक्स रिएक्टर्स में एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। वहाँ फ्यूल को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि हीट बहुत फास्ट कूलेंट तक ट्रांसफ़र हो सके, इसीलिए डिस्पर्सन फ्यूल का यूज़ होता है। पावर रिएक्टर्स में फोकस होता है लॉन्ग टर्म स्टेडी ऑपरेशन पर। फ्यूल को सालों तक स्टेबल रहना होता है बिना एक्सेसिव डिग्रेडेशन के। तो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कूलेंट और मॉडरेटर। वाटर, हेवी वाटर और लिक्विड सोडियम तीनों का केमिकल और थर्मल बिहेवियर अलग होता है। फ्यूल मटेरियल्स को कूलेंट के साथ कंपेटेबल होना चाहिए, वरना अनवांटेड रिएक्शंस फ्यूल लाइफ को लिमिट कर सकती है। इसलिए फ्यूल डिज़ाइन को कोई आइसोलेटेड डिसीजन नहीं होता है, ये रिएक्टर फिजिक्स, हीट ट्रांसफर, मटेरियल साइंस और सेफ्टी का कंबाइंड आउटकम होता है। अगले स्लाइड में हम इसी लॉजिक को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इंडिया ने कैसे अपना रिएक्टर और फ्यूल रोड मैप स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया है। अब हम ये समझ जाएंगे कि रिएक्टर का फ्यूल डिज़ाइन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अब इसी लॉजिक को अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो
हम एक बहुत क्लियर सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी दिखाई देगी। इंडिया के पास एक मेजर कंस्ट्रेंट है लिमिटेड डोमेस्टिक यूरेनियम रिसोर्सेज, साथ ही हमने लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी भी हमें चाहिए। इस सिचुएशन में इंडिया ने शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन चूज़ किए बजाय एक लॉन्ग टर्म फ्यूल सेंट्रिक न्यूक्लियर प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। इसी के साथ आता है इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेज में है PHWR का यूज़ किया गया है क्योंकि ये नेचुरल यूरेनियम को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं और हेवी वाटर मॉडरेशन से न्यूट्रॉन इकोनॉमी इंप्रूव होती है। सेकेंड स्टेज में फोकस फास्ट रिएक्टर पर आता है। यहाँ प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल्स यूज़ होते हैं जो फर्टाइल मटेरियल से नए फिशाइल आइटम जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम ब्रीडिंग कहते हैं। थर्ड स्टेज में फ्यूल फ्यूचर ओरिएंटेड है जहाँ थोरियम जैसे एबंडेंट रिसोर्स को यूज़ करना का प्लान है। इसी पूरे प्रोग्राम में एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, फ्यूल चॉइस और फ्यूल फैब्रिकेशन कैपेबिलिटी। अगर फ्यूल डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और रिप्रोसेसिंग इंडिजीनियस ना हो तो रिएक्टर स्टेप एक इम्पोर्टेड मशीन बन के रह जाता है। इसलिए इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम में फ्यूल को स्ट्रैटेजी का सेंटर माना गया है, सिर्फ कंज्यूमेबल नहीं है। अगले स्लाइड में हम इंडिया के न्यूक्लियर जर्नी की शुरुआत देखेंगे, रिसर्च रिएक्टर से पावर रिएक्टर तक का ट्रांसमिशन। पिछले स्लाइड में हमने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का स्ट्रैटेजिक बिग पिक्चर देखा। अब ये समझना जरूरी है कि ये जर्नी प्रैक्टिकली कैसे शुरू हुआ है। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम डायरेक्टली लार्ज पावर रिएक्टर से स्टार्ट नहीं हुआ। इसका शुरुआत है रिसर्च रिएक्टर से। 1956 में अप्सरा रिएक्टर क्रिटिकल हुआ था। ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था और एशिया का भी पहला रिसर्च रिएक्टर था। अप्सरा एक स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर था, ये जहाँ फ्यूल और कोर को डायरेक्टली ऑब्जर्व और एक्सेस किया जा सकता है। इसी रिएक्टर में प्लेट टाइप डिस्पर्सन फ्यूल यूज़ हुआ था। ये फ्यूल सिंपल नहीं था लेकिन लर्निंग के लिए आइडियल था क्योंकि यहाँ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन इफेक्ट्स और फ्यूल बिहेवियर को क्लोजली स्टडी किया जा सकता था। अप्सरा के साथ इंडिया ने सिर्फ रिएक्टर ऑपरेट करना नहीं सीखा बल्कि फ्यूल हैंडलिंग, फैब्रिकेशन कॉन्सेप्ट्स और मटेरियल बिहेवियर को ग्राउंड लेवल पर समझा। रिसर्च रिएक्टर का एडवांटेज ये होता है कि पावर कम होती है लेकिन नॉलेज आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। इसी फेज़ में इंडियन साइंटिस्ट ने ये रियलाइज़ किया है कि अगर फ्यूल पर कंट्रोल नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर प्रोग्राम पॉसिबल नहीं होगा। अप्सरा ने एक ट्रेनिंग ग्राउंड के काम किया है जहाँ से आगे पावर रिएक्टर और एडवांस फ्यूल्स के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे अप्सरा के बाद इंडिया ने कैसे इंडिजिनियस फ्यूल फैब्रिकेशन की तरफ पहला मेजर स्टेप लिया है। अप्सरा के बाद इंडिया का नेक्स्ट मेजर स्टेप था साइरस रिएक्टर। साइरस एक ज़्यादा पावरफुल रिसर्च रिएक्टर था और यहाँ फ्यूल रिक्वायरमेंट्स अप्सरा से काफ़ी ज़्यादा था। साइरस ने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्लियरली दिखा दी, फ्यूल्स को इंपोर्ट करना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता है। इस रिएक्टर में नेचुरल यूरेनियम मेटलिक फ्यूल यूज़ हुआ था जो एल्यूमिनियम क्लैडिंग के साथ फैब्रिकेटेड किया जाता था। यहाँ से इंडिया ने पहली बार सीरियस तरीके से फ्यूल फैब्रिकेशन फ्लो शीट डेवलप करना शुरू किया। मेटलिक यूरेनियम के साथ काम करना आसान नहीं होता है, ये केमिकली रिएक्टिव होता है और फैब्रिकेशन, हैंडलिंग और स्टोरेज सब केयरफुली डिज़ाइन करना पड़ता है। साइरस के दौरान इंडियन साइंटिस्ट ने फ्यूल के बिहेवियर को इरेडिएशन के अंडर स्टडी किया है। स्वेलिंग, डायमेंशन चेंज और क्लैडिंग इंटरेक्शन जैसे एस्पेक्ट्स को समझा। ये फेज़ सिर्फ रिएक्टर ऑपरेशन का नहीं था, ये एक मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल्स लर्निंग का भी फेज़ था। यहीं से इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट आती है रिएक्टर के साथ साथ फ्यूल साइकिल फैसिलिटी डेवलप करने का। साइरस ने प्रूव कर दिया है कि इंडिया फ्यूल को सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं फैब्रिकेट भी कर सकता है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि ये एक्सपीरियंस कैसे पावर रिएक्टर का फ्यूल प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया था। अप्सरा और साइरस जैसा रिसर्च रिएक्टर ने इंडिया को एक सॉलिड फाउंडेशन दिया, लेकिन रिसर्च से आगे बढ़कर जब ऑब्जेक्टिव लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का आया तो रिएक्टर और फ्यूल रिक्वायरमेंट दोनों फंडामेंटली चेंज हो गया। पावर रिएक्टर्स के काम सिर्फ फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स नहीं होता है, यहाँ फ्यूल को लंबे समय तक हाई रिलायबिलिटी के साथ ऑपरेट करना होता है। इस स्टेज पर फ्यूल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हाई वार्न अप अचीव करे, सेफ और इंटीग्रिटी मेंटेन करे और प्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखाए। इसी ट्रांजिशन के साथ फ्यूल टाइप भी चेंज हुआ है। मेटलिक फ्यूल जो रिसर्च रिएक्टर्स के लिए सूटेबल था उनकी जगह ले ली सिरामिक ऑक्साइड फ्यूल जैसे UO2। पाउडर रिएक्टर्स में डोमिनेंट हो गए। देन पावर रिएक्टर्स के लिए फ्यूल का मतलब होता है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्यूल एलिमेंट्स, सब के सब आइडेंटिकल परफॉर्मेंस के साथ। यही से फ्यूल फैब्रिकेशन एक लैबोरेटरी एक्टिविटी से इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन बन जाती है। क्वालिटी एश्योरेंस, रिपीटेबिलिटी और प्रोसेस कंट्रोल फ्यूल परफॉर्मेंस के उतने ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाते हैं जितने की रिएक्टर डिज़ाइन की। इसी ट्रांजिशन ने इंडिया को मजबूर किया है
कि फ्यूल फैब्रिकेशन को एक स्टैंड अलोन स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी के रूप में डेवलप करें। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि इंडिया ने PHWR रूट क्यों चूज़ किया और उसका फ्यूल प्रोग्राम कैसे स्टैंडर्डाइज हुआ। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि पावर रिएक्टर्स के फ्यूल रिक्वायरमेंट कैसे चेंज हो गए। अब यहाँ एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, इंडिया ने पावर जनरेशन के लिए PHWR रिएक्टर क्यों चूज़ किया। तो इसका सीधा जवाब है फ्यूल अवेलेबिलिटी और न्यूट्रॉन इकोनॉमी। इंडिया के पास यूरेनियम लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल था और एनरिचमेंट बेस्ड फ्यूल साइकिल पर डिपेंड रहने तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होता है। PHWR के सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये नेचुरल यूरेनियम फ्यूल के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें एनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हेवी वाटर मॉडरेशन न्यूट्रॉन्स को एफिशिएंटली स्लो करता है बिना उन्हें एब्जॉर्ब किए, जिससे रिएक्टर्स की न्यूट्रॉन इकोनॉमी काफ़ी इंप्रूव होती है। फ्यूल डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से PHWR फ्यूल रिलेटिवली सिंपल लगता है, यूरेनियम ऑक्साइड पेलेट और जिरकालॉय क्लैडिंग, लेकिन ये सिंप्लिसिटी मिसलीडिंग हो सकती है। हर पेलेट की डेंसिटी, डायमीटर और सरफेस फिनिश हीट ट्रांसफर और फ्यूल लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। PHWR का एक और यूनिक फीचर्स है कि ऑन पावर रिफ्यूलिंग, मतलब पावर रिएक्टर को बंद किए बिना फ्यूल बंडल्स इंसर्ट और रिमूव किया जा सकता है। इसलिए PHWR का फ्यूल फैब्रिकेशन में डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस रूट ने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज दिया फ्यूल इंडिजीनियस फ्यूल फैब्रिकेशन और लार्ज रिएक्टर फ्लीट का डेवलपमेंट। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि PHWR का डिज़ाइन कैसे इवॉल्व हुआ 19 एलिमेंट्स से 37 एलिमेंट्स बंडल तक। तो पिछले स्लाइड में हम PHWR के रूट के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देखा। अब ये समझना जरूरी है कि PHWR फ्यूल्स का एक्चुअल डिज़ाइन टाइम के साथ साथ कैसे इवॉल्व हो रहा है। सो PHWR फ्यूल का एक्चुअल डिज़ाइन में 19 एलिमेंट फ्यूल बंडल्स यूज़ किया जाते थे। इनिशियली ये डिज़ाइन रिलायबल था और अर्ली रिएक्टर्स के लिए सूटेबल भी था, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टर्स पावर लेवल्स बढ़ते गए और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट हुए, फ्यूल डिज़ाइन ने ये रियलाइज़ किया कि हीट रिमूवल और सेफ्टी मार्जिन्स को और इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी एनालिसिस में 37 एलिमेंट फ्यूल बंडल का कॉन्सेप्ट आया। इस डिज़ाइन में टोटल पावर सेम रहती है, लेकिन वो ज़्यादा नंबर पर फ्यूल एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट ये होता है कि हर इंडिविजुअल फ्यूल एलिमेंट्स पर लीनियर हीट रेटिंग कम हो जाता है। कम हीट रेटिंग का मतलब है बेटर थर्मल मार्जिन, कम फ्यूल टेम्परेचर और ओवरऑल ज़्यादा रोबस्ट फ्यूल बिहेवियर। इसी इवैल्यूएशन का एक और फ़ायदा था स्टैंडर्डाइजेशन। जब फ्यूल डिज़ाइन स्टैंडर्ड हो जाता है तो फैब्रिकेशन, इंस्पेक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस सब ज़्यादा एफिशिएंट और रिलायबल बन जाता है। PHWR फ्यूल का ये इवैल्यूएशन एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज, मटेरियल अंडरस्टैंडिंग और सेफ्टी फिलोसफी मिलकर फ्यूल डिज़ाइन को बेटर बनाते हैं। तो अगले स्लाइड में हम PHWR का के साथ हम और भी रिएक्टर्स के लिए कैसे आगे बढ़े देखेंगे कि इंडिया ने LWR और BWR फ्यूल के साथ कैसे डील किया है। अब तक हम PHWR फ्यूल डिज़ाइन और उसका इवैल्यूएशन को डिटेल में देखा है। अब अगर हम LWR या BWR रिएक्टर्स की बात करेंगे तो फ्यूल फिलोसफी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। LWR और BWR रिएक्टर्स में कूलेंट और मॉडरेटर दोनों एक के लिए लाइट वाटर यूज़ होता है। तो लाइट वाटर में न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के साथ साथ उन्हें एब्जॉर्ब भी ये करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि नेचुरल यूरेनियम से चेन रिएक्शन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए LWR और BWR फ्यूल्स में एनरिच्ड यूरेनियम और यानी U-235 का हायर परसेंटेज यूज़ किया जाता है। फ्यूल असेंबलीज भी PHWR के कंपैरिजन में काफ़ी लंबे और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन और लोकल पिकिंग को बहुत टाइटली कंट्रोल करना पड़ता है, जिससे फ्यूल इंटीग्रिटी और सेफ्टी मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे। सो इस कैटेगरी में एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है मॉक्स फ्यूल, मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल, जिसमें यूरेनियम के साथ साथ प्लूटोनियम भी यूज़ होता है। मॉक्स फ्यूल का यूज़ दो इम्पॉर्टेंट काम करता है। पहला, ये प्लूटोनियम को प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज करता है। दूसरा, ये क्लोज फ्यूल साइकिल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। लेकिन मॉक्स फ्यूल फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी डिमांडिंग होती है। कंपोजिशन कंट्रोल, माइक्रोस्ट्रक्चर्स, यूनिफॉर्मिटी और क्वालिटी एश्योरेंस ये यहाँ और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए LWR BWR फ्यूल के साथ फ्यूल फैब्रिकेशन का डिसिप्लिन और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट काफ़ी स्ट्रिंजेंट होता है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे PHWR और LWR फ्यूल्स से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फास्ट रिएक्टर के लिए फिलोसफी कैसे फंडामेंटली चेंज हो जाती है। तो पिछले स्लाइड में हमने LWR BWR फ्यूल्स देखे, जहां एनरिचमेंट और केयरफुली पावर शेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ से हम एंटर करते हैं एक बिल्कुल डिफरेंट रीजन में, फास्ट रिएक्टर्स में। तो फास्ट रिएक्टर का बेसिक डिफरेंट ये होता है कि यहाँ न्यूट्रॉन्स को स्लो नहीं किया जाता।
कोई मॉडरेटर यूज़ नहीं होता है और न्यूट्रॉन्स अपनी हाई एनर्जी स्टेट में ही रहते हैं। सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फ्यूल पर पड़ता है। फास्ट रिएक्टर के साथ चेन रिएक्शन मेंटेन करने के लिए फ्यूल में फिशाइल एटम डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए फास्ट रिएक्टर्स का फ्यूल जियोमेट्री ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है और मटेरियल ऐसे चूज़ किया जाता है जो हाई टेम्परेचर और हाई न्यूट्रॉन डैमेज को टॉलरेट कर सके। तो इसी कैटेगरी में हमने डिफरेंट फ्यूल ऑप्शंस मिलते हैं, मॉक्स फ्यूल्स, मिक्स कार्बाइड फ्यूल्स और मेटलिक एलॉय फ्यूल्स। तो इन फ्यूल्स का पर्पस सिर्फ एनर्जी जनरेट करना नहीं होता है। फास्ट रिएक्टर का एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है ब्रीडिंग, मतलब फर्टाइल मटेरियल से नए फिशाइल एटम्स बनाना। इस तरह फास्ट रिएक्टर इंडिया के फ्यूल स्ट्रेटेजी में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये लिमिटेड यूरेनियम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगले स्लाइड में हम फास्ट रिएक्टर के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे एफबीटीआर और पीएफबीआर जैसे रिएक्टर्स के फ्यूल चॉइस और उसके रीजंस देखेंगे। पिछले स्लाइड में हमने फास्ट रिएक्टर की बेसिक फिलोसॉफी समझी। अब इसी को अगर हम इंडिया के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट रिएक्टर्स सामने आता है, एक है एफबीटीआर और पीएफबीआर। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यानी एफबीटीआर इंडिया का पहला फास्ट रिएक्टर था जहां मिक्स कार्बाइड फ्यूल्स का यूज़ किया गया है। ये अभी भी है। कार्बाइड फ्यूल्स का एक मेजर एडवांटेज होता है उसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी और हाई फिशाइल एटम डेंसिटी। ये प्रॉपर्टीज फास्ट न्यूट्रॉन एनवायरनमेंट में फ्यूल्स को ज़्यादा स्टेबल और एफिशिएंट बनाती है। एफबीटीआर का रोल सिर्फ पावर जनरेशन का नहीं था, ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन भी है जहां फ्यूल फैब्रिकेशन, इरेडिएशन बिहेवियर और रिप्रोसेसिंग एक्सपीरियंस किया गया है। कैसे एस्टेब्लिश कर सकता है रिप्रोसेसिंग स्टेज को, क्या चैलेंजेस आ सकता है, तो उसके लिए और किस टाइप का फ्यूल्स में जा सकता है वो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। तो इसी एक्सपीरियंस के बेस पर नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप में आता है पीएफबीआर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। पीएफबीआर में मॉक्स फ्यूल यानी मिक्स ऑक्साइड फ्यूल चूज़ किया गया है। मॉक्स फ्यूल फैब्रिकेशन इंडस्ट्रियल स्केल पर ज़्यादा मैच्योर्ड है और लाइसेंसिंग पाथवे भी रिलेटिवली वेल एस्टेब्लिश्ड है। इसी तरह इंडिया ने एक स्मार्ट अप्रोच फॉलो की, पहला एफबीटीआर के थ्रू एडवांस फ्यूल टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है और फिर पीएफबीआर के लिए एक स्केलेबल प्रूवन फ्यूल ऑप्शन एडॉप्ट किया है। अगले स्लाइड में हम फास्ट रिएक्टर से थोड़ा पीछे आकर रिसर्च रिएक्टर और हाई प्लस एप्लीकेशंस के फ्यूल्स को देखेंगे जहां डिस्पर्सन फ्यूल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हम पावर रिएक्टर और फास्ट रिएक्टर के फ्यूल्स देख रहे थे, अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं रिसर्च रिएक्टर की तरफ। रिसर्च रिएक्टर का ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना नहीं है, इनका मेन काम होता है हाई न्यूट्रॉन फ्लक्स प्रोवाइड करना, रिसर्च, आइसोटोप प्रोडक्शन, मटेरियल टेस्टिंग, ये सब के लिए। इसका मतलब ये होता है कि छोटे से कोर वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा लोकल हीट जनरेट होती है। तो साथ ही रिसर्च रिएक्टर में एक्सपेरिमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, इसलिए फ्यूल्स को फ्लेक्सिबल, फॉरगिविंग और हाईली स्टेबल होना चाहिए। सो यहाँ सिरामिक या मेटेलिक सॉलिड फ्यूल्स ऑप्शनल नहीं होते हैं। इसी जगह पर डिस्पर्सन टाइप फ्यूल का अपना रोल आता है। डिस्पर्सन फ्यूल्स में फ्यूल एलिमेंट को छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में एक मैट्रिक्स के अंदर एम्बेड किया जाता है। इसी डिज़ाइन का फ़ायदा ये होता है कि हीट जनरेशन और हीट रिमूवल बहुत इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैट्रिक्स मटेरियल को मैकेनिकली सपोर्ट करता है और टेम्परेचर और ग्रेडियंट्स को कंट्रोल करता है। इसी वजह से अप्सरा अपग्रेडेड रिसर्च रिएक्टर में डिस्पर्सन फ्यूल्स को प्रेफर किया है। अगले स्लाइड में हम पार्ट 1 का जस्ट सिंथेसिस करेंगे और देखेंगे कि ये सारे फ्यूल टाइप्स और रिएक्टर चॉइसेस एक कोहेरेंट नेशनल फ्यूल स्ट्रेटेजी का हिस्सा कैसे बनते हैं। तो हम पार्ट 1 के एंड पर आ गए, यहाँ सही टाइम है थोड़ा रुककर जो हमने देखा है उसको एक साथ कनेक्ट करने के। तो इस पूरे पार्ट में हमने ये क्लियरली देखा है कि न्यूक्लियर फ्यूल्स सिर्फ एक कंज्यूमेबल्स मटेरियल नहीं होते, फ्यूल्स एक्चुअली रिएक्टर का सेंटर होता है। सेफ्टी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और स्ट्रेटेजी सब कुछ फ्यूल से लिंक्ड होता है। हमने देखा कि रिसर्च रिएक्टर में लर्निंग और इनोवेशंस के लिए डिस्पर्सन फ्यूल्स यूज़ होते हैं। देन पीएचडब्ल्यूआर में नेचुरल यूरेनियम के थ्रू स्केलेबल और इंडिजीनियस पावर जनरेशन पॉसिबल होता है। देन फास्ट रिएक्टर में फ्यूल का रोल और भी स्ट्रेटेजिक हो जाता है जहां ब्रीडिंग के थ्रू रिसोर्स मल्टीप्लिकेशन होता है। इन सब केसेस में एक कॉमन थिंग दिखता है, मटेरियल साइंस, प्रिसीजन फैब्रिकेशन और सेफ्टी बाय डिज़ाइन। तो ये सब चीज़ें मिलकर इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिफाइन करती है। अब पार्ट 2 में हम एक और स्टेप डीप जाएंगे, वहाँ हम देखेंगे फ्यूल साइकिल का कंप्लीट पिक्चर, माइनिंग से लेकर फैब्रिकेशन तक, रिएक्टर ऑपरेशन से लेकर रिप्रोसेसिंग और वेस्ट मैनेजमेंट तक। साथ ही हम डिटेल में समझेंगे सिरामिक, डिस्पर्सन और मेट्रिक फ्यूल्स की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजीज और फ्यूचर फ्यूल्स का डायरेक्शन। तो पार्ट 1 ने हमने फाउंडेशन सेट किया है, पार्ट 2 में उसी फाउंडेशंस को हम इंजीनियरिंग डिटेल में बिल्ड करेंगे। जय हिंद। और हम एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि हम रेगुलरली मंडे, फ्राइडे एंड वेंसडे एंड फ्राइडे तीनों दिन डिफरेंट लेक्चर्स टॉपिक कवर करते हैं। तो कुछ लेक्चर्स न्यूक्लियर्स के ऊपर होता है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर होता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजी पर। तो टिल देन
जय हिंद।